हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के चैप्टर वाइज, जो है अरिहंत पब्लिकेशन की बुक में से चैप्टर 17 यूनिट 5 तुलनात्मक लोक प्रशासन। आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। आज हम पढ़ेंगे जापान के बारे में। जापान विश्व का एक प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र होने के साथ साथ एशिया की एक प्रमुख शक्ति है। जापान मुख्यतः द्वीपों का देश है। होन्शु, शिकोगु, क्यूशु तथा होकाइडो इसके 4 प्रमुख द्वीप हैं। 3 नवंबर 1946 को सम्राट हिरोहितो की स्वीकृति के साथ ही 3 मई 1947 को जापान का संविधान लागू हुआ। जापान का संविधान कब लागू हुआ? तो 3 मई 1947 को लागू हुआ। जापानी प्रशासनिक व्यवस्था की मुख्य विशेषता है। जापान का लोक प्रशासन कुशलता, प्रतिबद्धता तथा संवेदनशीलता का पर्याय माना जाता है। राजशाही शासन प्रणालियों से लेकर अद्यतन इसमें अनेक समयानुकूल परिवर्तन आए हैं। यह परिवर्तन जापान की आंतरिक सामाजिक व्यवस्था तथा अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों सहित द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जापान के पुनर्निर्माण के संकल्प से प्रभावित दिखाई देता है। जापान की प्रशासनिक व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं। विशेषीकृत एवं कुशल लोक सेवाएं। जापान की लोक सेवा में कार्यरत कर्मचारी किसी न किसी क्षेत्र या विषय में तकनीकी क्षमताओं से युक्त विशेषज्ञ होते हैं। यहाँ की प्रशासनिक संरचना जटिल है। जापान में नीति निर्माण की शक्तियाँ यहाँ के मंत्रिमंडल के निहित है तथा नीति निर्माण में विशेषज्ञों एवं उच्च लोक सेवकों का भी पर्याप्त दखल रहता है। यहाँ स्थानीय प्रशासन में लगभग 40 लाख लोक सेवाएं कार्यरत हैं। योग्यता एवं प्रतिष्ठा। जापान में लोक सेवाओं के प्रवेश के इच्छुक उम्मीदवार को प्राय कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। यहाँ द नेशनल पर्सनल अथॉरिटी के माध्यम से लोक सेवकों का चयन किया जाता है। भारत, फ्रांस, ब्रिटेन की भांति जापान में भी लोक सेवकों को पर्याप्त प्रतिष्ठा प्राप्त है। लोक सेवकों में निरंतर सुधार। महजी संविधान काल के दौरान जापानी नौकरशाही कुलीन गुट, धनिक गुट, सैनिक अधिकारी गुट तथा प्रशासनिक अधिकारी गुट में विभक्त थी, जो भेदभाव को बढ़ावा देती थी। वर्ष 1985 में राजकुमार इतो ने जापानी लोक सेवा में निम्नांकित सुधार किए। राजकीय कार्यों में उत्तरदायित्व का स्पष्ट वर्णन। सेकंड है भर्ती अथवा नियुक्ति के निश्चित नियम। थर्ड पॉइंट है राजकीय परिपत्र में वृद्धि। फोर्थ पॉइंट है कार्मिक अनुशासन। और फिफ्थ पॉइंट है प्रशासनिक व्यय पर नियंत्रण। इन सुधारों के पश्चात जापानी लोक सेवा में परिवर्तन दिखाई देने लगे तथा भाई भतीजावाद पर नियंत्रण होने लगा। वर्ष 1987 में लोक सेवकों का चयन प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से होने लगा। वर्ष 1947 में नेशनल सर्विस लॉ पारित किया गया। इसकी अनुपालना में नेशनल पर्सनैलिटी अथॉरिटी अर्थात राष्ट्रीय कार्मिक प्राधिकरण की स्थापना की गई। ये प्राधिकरण अर्ध स्वायत्त संस्था है। लोक सेवकों में वर्गीकरण एवं पद चेतना। जापानी प्रशासनिक तंत्र में कार्यरत लोक सेवकों में उच्च, मध्यम तथा निम्न पदों के रूप में अत्यधिक चेतना का भाव पाया जाता है। पद सोपान की व्यवस्था को अधिक महत्व देने के कारण ही उच्चाधिकारियों द्वारा पारित आदेश भय सहित सम्मान के साथ तत्परता से पालन किया जाता है। जापानी लोक सेवाएं मूलतः 2 वर्गों में विभाजित है। कौन से वर्ग में? फर्स्ट है विशिष्ट एंड सेकंड है नियमित। विशिष्ट राजकीय सेवा। इस वर्ग में मंत्रिमंडल के सदस्य डाइट यानी कि जापान की संसद क्या कहते हैं? डाइट के अनुमोदन से नियुक्त अधिकारी, शाही न्यायालय में नियुक्त अधिकारी, न्यायाधीश, राजदूत, डाइट के कार्मिक
सामान्य श्रमिक तथा लोक उपक्रमों के पदाधिकारी सम्मिलित है। सेकंड है नियमित राजकीय सेवाएं। इस वर्ग में केंद्रीय प्रशासन में कार्यरत प्रशासनिक, लिपिकीय तथा अन्य बचे हुए पद सम्मिलित किए गए हैं। जापानी लोक सेवाएं केवल 3 श्रेणियों में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी में विभक्त है। यहाँ पर प्रिंसिपल, सीनियर, एक क्लास में आयु सीमा 21 से 33 वर्ष तथा निम्न पदों पर 17 से 23 वर्ष की आयु है। प्रशासन का भौगोलिक विभाजन। जापान में 4000 से अधिक छोटे बड़े द्वीप हैं। जापान में प्रशासनिक तंत्र का विभाजन भी भौगोलिक आधार पर निर्भर है। जापान में 8 भौगोलिक विभाग कोकाइडो, शिकागो, किंकी, क्यूशू, तोहोकू, चुम्बू, क्वाटो तथा चुकुकू है। जापान का होक्काइडो कोयला तथा खनिज संसाधनों वाला विभाग है। तोहोकू एक ग्रामीण तथा आदिवासी क्षेत्र का विभाग है। क्वांटो नगरीय सभ्यता का विभाग है। इसमें टोक्यो तथा योकोहामा शहर स्थित है। चुकुंकू में हिरोशिमा, नागासाकी सहित अन्य ऐतिहासिक नगर स्थित हैं। जापान का स्थानीय प्रशासन। जापान के संविधान में अनुच्छेद 92 और 95 तक जापान के स्थानीय प्रशासन का वर्णन है। यहाँ के स्थानीय स्वशासन को ग्रामीण तथा नगरीय संस्थाओं को अपने संगठन, कार्यकरण, कार्मिक प्रशासन, संपत्ति अधिकरण तथा प्रशासन के संबंध में स्वायत्तता प्राप्त है। यहाँ के स्थानीय स्वशासन के क्रम में डाइट भी तब तक कानून नहीं बना सकती जब तक कि स्थानीय मतदाता उसे बहुमत से अनुमोदित ना कर दे। यहाँ स्थानीय स्वशासन की इकाइयाँ प्रीफेक्चर कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रीफेक्चर। इनकी संख्या 46 है। इसको सिटी, टाउन तथा ग्रामीण सरकार में बांटा गया है। जापान में स्थानीय संस्थाओं के कार्मिक प्रशासन के लिए वर्ष 1950 में स्थानीय लोक सेवा अधिनियम बनाया गया है। केंद्रीय प्रशासन। जापान का केंद्रीय प्रशासन मंत्रिमंडल सचिवालय के इर्द गिर्द घूमता है। यह सचिवालय मंत्रिमंडल की बैठकों की व्यवस्था करता है तथा मंत्रिमंडल के निर्णयों को क्रियान्वित करता है। एक निर्देशक तथा 2 उप निर्देशकों वाला यह सचिवालय प्रधानमंत्री कार्यालय में समन्वय करता है। जापान में योजना तथा विकास के लक्ष्य के निर्धारण एवं उनकी व्यूह रचना के लिए आर्थिक योजना अभिकरण, लोक सेवा आयोग के रूप में राष्ट्रीय कार्मिक प्राधिकरण तथा सरकारी आय व्यय की जांच के लिए आकांक्षण बोर्ड है। इनको मंत्रियों के अधीन नहीं रखा गया है। यहाँ मंत्रिमंडल का आहार छोटा है। जो मंत्रिमंडल का आकार क्या है? छोटा है। जापान एक शक्तिशाली पूर्वी एशियाई देश है जिसे अक्सर उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है। जापान का एक समृद्ध इतिहास है और इसे अक्सर नई आर्थिक और प्रौद्योगिकी दिग्गज माना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध तक जापान के सम्राट के पास जापानी राजनीति में काफ़ी शक्ति थी। हालांकि जापान के सम्राट का आज भी बहुत सम्मान किया जाता है। जापान में अब एक संवैधानिक राजतंत्र है। इसका मतलब है कि सम्राट राष्ट्र का औपचारिक प्रमुख होता है और देश एवं निर्वाचित संसद द्वारा चलाया जाता है। जापान में संसद। जापानी संसद प्रकृति में द्विसदनीय है। क्या है? द्विसदनीय है। जापान का प्रधानमंत्री राष्ट्र का कार्यकारी प्रमुख होता है। जापान में संसद को राष्ट्रीय आहार के रूप में भी जाना जाता है। और यह देश की विधायिका है। जो राष्ट्रीय आहार के रूप में जाना था, ये क्या है? देश की विधायिका है। कौन? वहाँ की संसद, डाइट। राष्ट्रीय आहार के 2 अलग अलग सदन है, जो प्रतिनिधियों का सदन और पार्षदों का सदन है। जापान का संविधान देश के सर्वोच्च न्यायालय और कई अन्य निचली अदालतों में न्यायिक शक्ति निहित करता है। जापान में एक प्रमुख पार्टी प्रणाली है जो इस तथ्य को संदर्भित करती है कि वहाँ एक राजनीतिक दल सरकार बनाता है। जापान के मामले में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी 1955 में स्थापना के बाद
से सरकारें बना रही है। आज तक कोई भी अन्य पार्टी कोई महत्वपूर्ण विपक्ष बनाने में सक्षम नहीं हुई है। विश्व युद्ध के बाद की अवधि में जापान की राजनीतिक परिदृश्य का लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी का उदय हुआ। जापान में सरकार की संरचना। जापान में सरकार निर्वाचित होती है। सरकार का कार्यवाहक या औपचारिक प्रमुख सम्राट होता है। वह एक बहुत सम्मानित व्यक्ति है, भले ही उसके पास कोई वास्तविक शक्ति नहीं है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती है और आहार के सभी सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। प्रतिनिधि सभा के लिए चुनाव हर 4 साल में आयोजित किया जाता है और पार्षदों की सभा के लिए चुनाव हर 3 साल में आयोजित किया जाता है। प्रीफेक्चर जापान में एक प्रशासनिक इकाई है। जो प्रीफेक्चर है अभी हमने पढ़ा था, क्या है, जापान की एक प्रशासनिक इकाई है और नगर पालिकाओं में कार्यरत कार्यालयों के लिए हर 4 साल में स्थानीय चुनाव आयोजित किए जाते हैं। राष्ट्रीय आहार प्रशासन का सर्वोच्च निकाय है और समस्त कार्यकारी शक्तियाँ इसी निकाय में निहित है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, आहार में 2 घर होते हैं, प्रतिनिधि और पार्षद के घर। प्रतिनिधि सभा या संसद का निचला सदन वास्तव में सारी शक्ति रखता है। निचला सदन बजट बनाता है, संधियों को रखता है और अनुमोदित करता है, विदेशी मामलों पर पूरा नियंत्रण रखता है, विधेयकों को पारित करता है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री का चयन करता है। यह सरकार को खुद को भंग करने के लिए भी मजबूर कर सकता है। इसका उच्च सदन या पार्षदों के सदन पर कुछ नियंत्रण होता है, जैसे कि यदि किसी पारित विधेयक को उच्च सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है तो प्रतिनिधि सदन निर्णय को रद्द कर सकता है। जापानी सरकार की एक अनोखी विशेषता यह है कि प्रतिनिधि सभा के अधिकांश सदस्य 4 साल का पूरा कार्यकाल पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि प्रधानमंत्री के पास उन्हें भंग करने की शक्ति होती है। निचले सदन द्वारा बनाए जाते हैं, लेकिन इन विधेयकों को केवल ऊपरी सदन की मंजूरी के लिए भेजा जाता है। इससे पता चलता है कि संसद का ऊपरी सदन का स्वभाव से बहुत कमज़ोर है। जो संसद है, संसद का ऊपरी सदन स्वभाव से क्या है, बहुत कमज़ोर है। सदन के सदस्यों का पूरा कार्यकाल 6 साल का होता है। आधे सदस्य हर 3 साल में चुने जाते हैं। हालांकि संसद के विभिन्न सदनों पर अलग अलग पार्टियों का नियंत्रण होना आम बात है। इस स्थिति को अक्सर विकृत आहार स्थिति के रूप में जाना जाता है। जैसा कि पहले उल्लेखनीय किया गया है कि एलडीपी का उदार लोकतांत्रिक पार्टी द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के बाद से सरकार बना रही है और अधिकांश प्रधानमंत्रियों को पार्टी के आंतरिक सर्कल से चुना गया है। जापान में अनेक संगठनों के अस्तित्व के बावजूद ये पार्टियां देश में एक प्रभावी सरकार बनाने में असमर्थ रही। जापान का संविधान 1946 में प्रख्यापित किया गया था और 1889 के मीजी संविधान का स्थान लेते हुए 1947 में लागू हुआ। यह पहले के दस्तावेज से 2 मूलभूत तरीकों से भिन्न है, संप्रभुत्व का सिद्धांत और जापान का एक शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक देश के रूप में हमेशा के लिए बनाए रखने का घोषित किया। सम्राट सभी संप्रभु सत्ता का अवतार होने के बजाय, जैसे कि वह पहले कहा था, राज्य और लोगों की एकता का प्रतीक है, जबकि संप्रभु शक्ति लोगों के पास यानी कि जिनके मौलिक मानवाधिकार की स्पष्ट गारंटी है। संविधान के अनुच्छेद 9 में कहा गया है कि जापान राष्ट्र के संप्रभु अधिकार के रूप में युद्ध को हमेशा के लिए तैयार देता है। वो क्या करता है कि युद्ध के लिए वो हमेशा तैयार रहता है। ऐसा खंड जिस पर संविधान के लागू होने के बाद से बहुत बहस हुई है। सरकार अब एक संविधान पर आधारित है जो विधायी, कार्यकारी और न्यायिक शाखाओं के बीच शक्तियों के पृथकीकरण को निर्धारित करती है। सम्राट की प्रमुख भूमिका में अब नियुक्ति जैसी औपचारिकताएं शामिल है। प्रधानमंत्री जिसे सबसे पहले नामित किया जाता है, डाइट यानी
कोकोई और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी सैको साइंबंसो की नियुक्ति, डाइट के सत्र बुलाना, कानूनों और संधियों को प्रख्यापित करना और राज्य सम्मान प्रदान करना, यह सब कैबिनेट यानी नाइकाकू की सलाह पर अनुमोदन से होता है। स्थानीय सरकार 1947 का संविधान स्थानीय सार्वजनिक संस्थाओं के लिए स्वायत्तता का सिद्धांत स्थापित करता है। स्थानीय विधानसभाओं को महत्वपूर्ण शक्तियां आवंटित की जाती है जो प्रत्यक्ष सार्वजनिक वोट द्वारा चुनी जाती है, जैसे कि उनके मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रम, शिक्षा, सामाजिक कल्याण और स्वास्थ्य के साथ साथ भूमि संरक्षण और विकास, आपदा रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित कई मामले स्थानीय शासी निकायों द्वारा निपटाए जाते हैं। जापान को 47 भागों में विभाजित किया गया है। प्रांत जिसमें से 43 है केन यानी कि प्रांत उचित, शेष को टोक्यो एक महानगरीय, टोक्यो क्या है, एक महानगरीय प्रांत है। होकाइडो एक डीओ यानी जिला है और ओसामा और क्योटो फू यानी शहरी प्रांत है। प्रांत जो राज्यपालों और विधानसभाओं द्वारा प्रशासित होते हैं, क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में काफ़ी भिन्न होते हैं। सबसे बड़ा प्रांत होकाइडो है जिसका क्षेत्रफल 32,221 वर्ग मील और 83,493 वर्ग किलोमीटर है, जबकि सबसे छोटा कगावा है जिसका क्षेत्रफल 724 वर्ग मील 1,876 वर्ग किलोमीटर है। सबसे अधिक आबादी वाला प्रांत टोक्यो की जनसंख्या सबसे कम आबादी वाला टोटोरी की तुलना में लगभग 20 गुना अधिक है। सरकारी सेवाओं को एक मध्यवर्ती स्तर, केंद्रीय और प्रीफेक्चर स्तरों के बीच बनता है। कई केंद्रीय मंत्रालयों के शाखा कार्यालय कुछ ही शहरों में स्थित है जो क्षेत्रीय केंद्रों के रूप में आमतौर पर एक साथ कई प्रांतों का प्रबंधन करते हैं। प्रांतों को आगे छोटे नागरिक प्रभागों में विभाजित किया गया है, जिसमें सी यानी शहर, माची या चो यानी कस्बा और मूरा या बेटा यानी गांव शामिल है। इन सभी स्थानीय सरकारी इकाइयों के अपने महापौर या प्रमुख और विधानसभाएं हैं। इसके अलावा जिस शहर की आबादी कम से कम 5 लाख हो उसी का दर्जा दिया जाता है। सितेई तोसी यानी कि नामित शहरों को कू यानी कि वार्ड के विभाजित किया गया है, जिसमें प्रत्येक में एक प्रमुख और एक विधानसभा होती है। पहले तो महापौर द्वारा नामित किया जाता है और दूसरे को निवासियों द्वारा चुना जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान 3 नवंबर 1946 को प्रख्यापित किया गया था और 3 मई 1947 को प्रभावी हुआ था। तो ये है जापान का कॉन्स्टिट्यूशनल, जिसमें अध्याय 1 में सम्राट की बात की गई है, जिसमें अनुच्छेद 1 में सम्राट राज्य और लोगों की एकता का प्रतीक होगा जो अपनी स्थिति उन लोगों की इच्छा से प्राप्त करेगा जिसके पास संप्रभु शक्ति है। अनुच्छेद 2 में इम्पीरियल सिंहासन वंशवादी होगा और डाइट द्वारा पारित इम्पीरियल हाउस कानून के अनुसार सफल होगा। अनुच्छेद 3 के अनुसार राज्य के मामलों में सम्राट के सभी कार्यों के लिए मंत्रिमंडल की सलाह और अनुमोदन की आवश्यकता होगी और मंत्रिमंडल इसके लिए जिम्मेदार होगा। ये अनुच्छेद किस लिए करा रही हूँ, क्योंकि इसमें जो अभी प्रीवियस ईयर जो पेपर गया था उसमें, जो पिछले साल पेपर हुआ था उसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए थे कि इस देश में कौन से अनुच्छेद में कौन सा डिटेल दिया गया है, तो उसके बारे में पूछा गया था।
तो अनुच्छेद जो ये आपका फर्स्ट है, जो अध्याय फर्स्ट है, इसमें सम्राट के बारे में बताया गया है, जिसमें आपके अनुच्छेद 7, 8, 1 से लेके 8 तक अध्याय फर्स्ट सम्राट की बात की गई है। दूसरे अध्याय में युद्ध का त्याग की बात की गई है। अनुच्छेद 9 में किसकी बात की है, आप मेन टॉपिक याद कर लीजिए। दूसरे अध्याय में युद्ध की बात की गई है, अनुच्छेद 9 आता है इसमें, आर्टिकल 9। तीसरे अध्याय में लोगों के अधिकार और कर्तव्य के बारे में बताया गया है, जिसमें अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 38 और 39, 40 शामिल है। अध्याय 4 में भोजन की बात की गई है, जिसमें अनुच्छेद 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 और 64 शामिल है। अध्याय 4 में कैबिनेट की बात की गई है, जिसमें अनुच्छेद 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 शामिल है। अध्याय 6 में न्यायपालिका की बात की गई है। ये हम किसका कर रहे हैं, जापान की कर रहे हैं। अनुच्छेद 76, 77, 78, 89, 80, 79, 80, 81, 82 ये अनुच्छेद 6 में शामिल है। अनुच्छेद 7 वित्त, अनुच्छेद 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91। अध्याय 8 में स्थानीय स्वशासन की बात की गई है, जिसमें अनुच्छेद 92, 93, 94, 95 शामिल है। अनुच्छेद 9 संशोधन की बात की गई है। अनुच्छेद 9 में किसकी बात की गई है, संशोधन की। जो अनुच्छेद 46 अध्याय 9 में संशोधन की बात की गई है, जिसमें आर्टिकल आपका 96 आता है, अनुच्छेद 96 आता है। 10 अध्याय जो है 10वां अध्याय है, उसमें सबसे बड़ा कानून की बात की गई है। अनुच्छेद 97, 98, 99 शामिल है। अध्याय 11 में अनुपूरक प्रावधान की बात की गई है, जिसमें अनुच्छेद 100, 100, 101, 102, 103 शामिल है। तो ये थे आर्टिकल जापान की जो संविधान इनके हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।